सो दिस इज पेज नंबर 1। अब अपन इस पे देख रहे हैं स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वेव की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन कैसे है। सो स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग में कौन कौन से फैक्टर पे जो वेव है उसकी स्पीड स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रही है, वेव स्पीड। सपोज यहां पर मैंने ये एक स्ट्रिंग लिया, हाँ, दिस इज सम स्ट्रिंग एंड इसको आपने एक वेट लगा दिया यहाँ पे, दिस इज सम वेट mg, ये हो गया इसका वेट। अब मान लो आपने यहाँ पर कोई पल्स जनरेट करे, तो यहाँ पे जब आप कोई पल्स जनरेट कर रहे हो तो ये जो पल्स है ये v स्पीड से आगे चलेगी, समझ गए। मान लो आपने कोई पल्स जनरेट किया या फिर कोई वेव यहाँ जनरेट कर रहे हो, तो ये कितनी स्पीड से आगे जा रही है, यहाँ पे v स्पीड से ये पल्स आगे चलेगी, समझ गए। अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब इस पे स्ट्रिंग में कुछ टर्म में लिख दूं यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में कि भाई इस स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे म्यू का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, या फिर dm अपॉन dl। सो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ हियर, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। अब ये मास पर यूनिट लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है और ये अलग है, दिस इज द वेट जो आपने एक्सटर्नल यहाँ पे लगाया है ना, ये मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का। या फिर मास पर यूनिट लेंथ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ कैन आल्सो बी रिटन एज, देखो मास की जगह पे आपने dm डिवाइडेड बाय dl लिखा, और स्ट्रिंग का अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट इज सपोज a, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे dm इंटू a डिवाइडेड बाय dl इंटू a लिख सकते हैं अपन। व्हाट इज a हियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो टर्म आएगा एरिया इंटू dm और dl इंटू a, दिस इज dv, इसको आप क्या बोल दोगे यहाँ पे कि ये इसका वॉल्यूम है। तो dm अपॉन dv इज डेंसिटी, तो a इंटू रो सॉरी, and what is that, area of cross section into density। तो linear mass density can also be written as area of cross section into density। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ये a क्या है यहाँ पे, व्हाट इज a? a is area of cross section of string, this is area of cross section of string, ये string है, ठीक है ना। a is area of cross section of string and what is rho here? Rho is density of string, rho is density of string। तो म्यू को आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी आप लिख सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए इतना? यस सर समझ गए। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब ये वेव की स्पीड के लिए फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे,
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? हेलो, हो गया क्या? हो गया बेटा ये? हेलो, हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? अच्छा, आज की क्लास कौन शेयर करेगा वो बता दूं मैं। आज की क्लास शेयर करेगा सम्यक फाटे, तुम कर देना इंदौरा से। सम्यक, सम्यक तुम कर देना बेटा इंदौरा से, ठीक है? सम्यक, तो ये इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या डिफाइन किया अभी, एक स्ट्रिंग है, एक वेट आपने लगा दी जिससे स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। यहाँ पे मान लो कोई पल्स जनरेट हो रही है जिसकी स्पीड भी है, तो म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी है ना, म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली। और ये जो डीवी टर्म लिखा ना, ये वॉल्यूम एलिमेंट है। यहाँ पर का जो वॉल्यूम एलिमेंट आएगा इतनी जगह का, दैट इज v1/dv, ठीक है? ये वॉल्यूम है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज द डेंसिटी हियर। तो रो इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग एंड म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ले लिए। Now this is page number 2। तो स्ट्रिंग के बारे पे एक और टर्म हमारे पास में है, म्यू एंड लीनियर मास डेंसिटी। म्यू इज इक्वल्स टू रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये इसको आप याद रखोगे, ये दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पे म्यू क्या है? दिस इज लीनियर मास डेंसिटी एंड रो इज सिंपली हियर इट इज डेंसिटी and A is area of cross section, area of cross section of string, linear density of string। और LMD मतलब लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे वेट लगाने के कारण इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, दिस इज द टेंशन ऑन स्ट्रिंग एंड अगेन हियर इट इज द टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स किसके बराबर? यहाँ पे जो वेट आपने यहाँ पे हैंग किया है, जो वेट आपने यहाँ पे लटकाया है, वही किसके बराबर हो गया? यहाँ पे टेंशन फोर्स के बराबर रहेगा, ठीक है? समझ गए? हेलो, टेंशन फोर्स समझ गए स्ट्रिंग का? हाँ सर। तो दिस इज द टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है? So now tension force on string is weight equals to mg, है ना? T is equals to mg। m क्या है? जो वेट है, ये टेंशन फोर्स है। तो वेव स्पीड, मैं विदाउट प्रूफ जा रहा हूं, यहाँ पे हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है स्ट्रिंग पे, ठीक है? विदाउट प्रूफ हम ये करने वाले भाई कि वेव स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा विदाउट प्रूफ। मान लो यहाँ पे ये वेव पल्स या वेव जनरेट हो रही है, तो वेव स्पीड का फार्मूला v, सो देयरफॉर वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग v, एंड ये जो वेव स्पीड होती है इट इज गिवन बाय अंडर रूट टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय म्यू। तो टेंशन फोर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। या तो आप ऐसा लिख दो, और अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो तो इट इज टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? इट इज टेंशन फोर्स, इट इज टेंशन फोर्स है। और इसकी जगह पे लीनियर मास डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप यूज कर सकते हो। सो वेव की जो स्पीड है स्ट्रिंग में, वेव की स्पीड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? उसमें टेंशन फोर्स कितना है, और स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे उसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है, या फिर डेंसिटी क्या है, उसकी थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी थिकनेस।
तो इन फैक्टर्स पे ठीक है, इन फैक्टर पे वेव की स्पीड डिपेंड करती है। अगर आप टेंशन फोर्स बढ़ाओगे तो वेव की स्पीड बढ़ेगी, है ना। लीनियर मास डेंसिटी कम करोगे तो वेव की स्पीड बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बना देता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कितने का वेट ले लिया, इट इज ऑफ 5 kg, ठीक है, और g की वैल्यू अगर आप 10 ले लो, और जो लीनियर मास डेंसिटी है, से इट इज फॉर दिस क्वेश्चन, दिस लीनियर मास डेंसिटी इज 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर का मास कितना है, 0.02 ग्राम है, ठीक है। एक सेंटीमीटर का मास इसका। तो लीनियर मास डेंसिटी में आपको ऐसा ही सिस्टम वाली वैल्यू चाहिए। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो यहां पर से अब आप वेव की स्पीड कैसे निकाल दोगे, तो यहाँ सिंस म्यू इज इक्वल्स टू 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर है, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो। 0.02 ग्राम की जगह में 1/1000 kg डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की जगह में 1/100 मीटर। तो 1 2 कट गया, सो इट इज 0.002 kg पर मीटर। एक मीटर का मास कितना है, 0.02 kg है। तो अब आपके सारे डेटा एसआई सिस्टम पे हो गए, तो वेव स्पीड विल बी गिवन बाय अंडर रूट। टेंशन फोर्स कितना है, ये 5 kg है। सो व्हाट इज द वेट हियर, इट इज 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50 न्यूटन, समझ गए कैसे लिख दिया तुमने, हाँ। 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.002 kg पर मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे भाई, इट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर का 1000 आपका ऊपर चला गया, है ना। इज इट क्लियर। तो सॉल्व कर दोगे अब इसको, 1000 ऊपर चला गया। या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 kg की जगह कुछ और डेटा ले लोगे तो एक फिक्स आंसर मिल जाएगा। इट इज 25 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड रूट के अंदर। तो अब ये वैल्यू आप रूट से बाहर निकाल लो, तो इतने मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेव की स्पीड होगी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में। ये फार्मूला मैंने विदाउट प्रूफ अभी यहाँ पे आपको बताया है। मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग समझ गए या नहीं, हेलो। वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया। समझ गए सर। बोलो। सर मीटर पर सेकंड रूट के अंदर रहेगा ना? मीटर पर सेकंड बाहर आएगा ना, वो रूट के अंदर क्यों बचेगा। रूट अपॉन केजी पर मीटर सॉल्व करेगा तो रूट के अंदर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर रहेगा। रूट से बाहर जब निकालोगे तो मीटर पर सेकंड बचेगा ना वेव की स्पीड। आसना ये समझ गए? यस सर। ओके, योजित कुछ पूछ रहे थे तुम, पूछो। सर अगर वो स्ट्रिंग में अगर मास नहीं रहेगा तो वो उसका वेव जनरेट नहीं होगी क्या? नहीं, कैसे जनरेट होगी, टेंशन फोर्स रखना पड़ेगा ना। टेंशन जरूरी थोड़ी कि आप अलग से वेट लटका के, आप दो तरह स्क्रू से कस दो, किसी भी तरह से आप टेंशन फोर्स जनरेट करो स्ट्रिंग पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा वेट लटका दिया ना। क्लियर? हाँ बोलो। जैसे हमने एक रस्सी ले लिया और उसको ग्राउंड पर रख दिए और हमने उसको एक झटका दिए, तो उसमें तो वेव जनरेट होगी ना, तब भी तो उसमें वेव जनरेट हो रही है क्योंकि उसमें कोई टेंशन भी नहीं है। फिर आप ग्राउंड पे रख दोगे और फिर नहीं, टेंशन ऐसा थोड़ी है कि टेंशन फोर्स नहीं आएगा, वहां पे टेंशन आएगा ना। ये तो बहुत हल्की स्ट्रिंग के लिए अपन ने लगाया। जो अपन नॉर्मल रस्सी की बात करते हैं तो उसमें टेंशन दोगे तभी वेव बनेगी। अगर टेंशन नहीं दोगे तो थोड़ा सा होगा और फिर हो सकता है वहीं की वहीं खत्म हो जाए वो, ठीक है। योजित, योजित। हाँ सर। टेंशन का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खींच के बिल्कुल टाइट कर देना, थोड़ा सा भी टेंशन आएगा तो वेव जनरेट होगी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, लेकिन टेंशन कम रहेगा तो वेव की स्पीड भी कम रहेगी। हो गया अभी?
हाँ सर। पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, दिस इज पेज नंबर 2। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए कैलकुलेशन कैसे करना है? समझ गए ये कैलकुलेशन? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, अभी हो गया स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट हो गया इसका? स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा इसका? यस सर। थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। मान लो ठीक है, यहाँ पे आप एक चाहो तो नोट पे ले लो इसको। सपोज पहली सिचुएशन ये है कि ये कोई स्ट्रिंग आपने लिए, यहाँ पे आपने वेट रख दिया, ठीक है, और मान लो यहाँ पे आपने पल्स जनरेट किया। अभी इसकी स्पीड v है और जो वेट है दिस इज इन एयर, तो एयर पे जो वेट आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg और ये आएगा टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स अभी एयर पे किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो यहाँ पर वेव की स्पीड आएगी अंडर रूट टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। म्यू क्या है? ये स्ट्रिंग के लिए है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। सो दिस इज द वेव स्पीड हियर, और t की वैल्यू क्या है? mg। सो v1 is equals to capital mg divided by mu. Remember this m is the mass, external mass. ये एक्सटर्नल मास है, स्ट्रिंग का मास नहीं, ये एक्सटर्नल मास है जो आपने टेंशन फोर्स क्रिएट करने के लिए दिया होगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। ये एक्सटर्नल मास है ना जो टेंशन फोर्स क्रिएट करने के लिए आपने दिया। अब अगर इस वेट को आप पानी पे डुबो दो तो दिस इज इन एयर, ये यहाँ पे आपने एयर पे रखे। दूसरा, अगर आप इसको पानी पे डुबो देते हो इस वेट को, तो फिर टेंशन फोर्स उतनी ही रहेगी कि बदल जाएगी। पानी या फिर किसी भी लिक्विड में आपने डुबो दिए यहाँ पे इसको। सपोज लिक्विड की जो डेंसिटी इट इज रो एल, हाँ लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, तो अब टेंशन फोर्स उतना ही रहेगा कि अलग आ जाएगा? दिस इज टी डैश, अलग होगा सर। हाँ बयान फोर्स के कारण हाँ चेंज हो बयान जाएगा। फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपका जाएगा अपीरेंट वेट, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे टेंशन फोर्स टी है, अब यहाँ पे या T1 लिख दो आप, यहाँ पे टेंशन फोर्स इट इज T1 एयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे बयान फोर्स के कारण टेंशन फोर्स बदलेगा, पूरी सिचुएशन वही है, स्ट्रिंग भी वही है, तो यहाँ वेव की स्पीड भी अलग आएगी। तो याद है अपीरेंट वेट कितना होता है? डायरेक्ट फार्मूला याद है यहाँ पे, व्हाट इज द अपीरेंट वेट हियर? दिस अपीरेंट वेट इज mg into 1 minus डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड आता है ना। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? याद है किसी को ये डायरेक्ट अपीरेंट वेट? हाँ सर। यही है सर, नहीं है याद? यही है। अच्छा यही है अपीरेंट वेट, याद है? ओके वेरी गुड। तो फिर हमारा काम तो आसान हो गया। देयरफॉर टेंशन फोर्स T2 या T डैश, ये T2 टेंशन फोर्स लिख दिया मैंने। तो ये जो टेंशन फोर्स है दिस इज इक्वल्स टू एयर अपीरेंट वेट। तो टेंशन फोर्स अपीरेंट वेट मतलब mg into 1 minus डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये इसकी डेंसिटी रो एस है, दिस इज द सॉलिड हियर, इसकी डेंसिटी रो एस है। हाँ, तो अब आप वेव स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज v2 is equals to t2 divided by लीनियर मास डेंसिटी, बदलेगी नहीं स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा इट इज mg into 1 minus डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड divided by mu. It is given as equation number 2 and it is given as equation number 1. तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ रिलेशन है, दोनों स्पीड में, कि नहीं है?
हेलो, दोनों स्पीड में कुछ रिलेशन आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। आ रही ना? कैसे निकालोगे रिलेशन? आप 1 में से 2 को डिवाइड कर दो, तो mg और म्यू वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो गए आपके, है ना? या v2 अपॉन v1 कर दो। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 2, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, बता रहा हूं मैं, आगे रिलेशन बता दे रहा हूं, ठीक है? ले लिए स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया क्या बेटा? यस सर। अभी देखो इस पे, हाँ, तो यहां पर जो स्पीड है, वेव स्पीड, दिस इज v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट mg अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस रो l अपॉन रो s। सो देयरफॉर v2 अपॉन v1 करोगे तो mg अपॉन म्यू वाला टर्म कट गया तुम्हारा, रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या फिर v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू v1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये पेज नंबर 3, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ वेट ये हवा में लटका हुआ, फिर आपने पानी में डुबो दिए, तो यहाँ पे वेव की स्पीड इस रिलेशनशिप से डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? समझ गए? हेलो, यस सर, समझ गया। ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। ठीक है, पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन। Now this is page number 4। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। सपोज दिस इज अ वायर, एक वायर है कोई, ठीक है? दिस इज अ स्टील वायर सपोज, और इस स्टील वायर की जो डेंसिटी इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है, हाँ? और एरिया जो रेडियस है वायर की रेडियस है 0.2 मिलीमीटर। इस वायर की रेडियस 0.2 मिलीमीटर, इट इज द रेडियस ऑफ वायर। समझ गए? इट इज रेडियस ऑफ वायर। रेडियस ऑफ वायर मतलब समझ गए? इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू, मतलब यहाँ पे इसको जूम करके देखोगे तो ये वायर आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है? ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड दिस इज दियर रेडियस। और आपने वायर में किसी तरह से टेंशन फोर्स क्रिएट कर दिए, दैट इज ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पे? टेंशन फोर्स आपने क्रिएट कर दिए किसी तरीके से। तो आपको यहाँ पे मान लो कोई वेव पल्स जनरेट किए आपने, तो इस वेव पल्स या वेव यहाँ पे बनेगी, तो उसकी स्पीड आपको बताना है। दिस इज द वेव स्पीड। हाँ, ये क्या है? एक स्टील वायर है, इसको दोनों तरफ से आपने स्ट्रेच कर दी, एक पल्स यहाँ जनरेट किए, तो इस वेव की स्पीड कितनी होगी? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर, समझ गया। तो वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता? अंडर रूट टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर अंडर रूट टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज गिवन बाय टेंशन फोर्स कितना है बेटा? 100 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ वायर इज 8 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये kg पर मीटर क्यूब है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर। तो आपको ये पूरा टर्म यहाँ पे अब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? तो इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 100, क्योंकि सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे ले लिए,
इंटू 8 इंटू पाई इंटू यहाँ पे कितना आएगा 0.2, मैं इसको 2 लिख के -4 कर देता हूँ, सबसे आसान काम हो गया है ना। तो ये कितना बन गया आपका 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 3। ये सब अभी रूट के अंदर चल रहा है और फाइनली यू विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर हाँ बोलो। एक लिमिट से ज्यादा टेंशन अप्लाई किए तो वेव तो फिर प्रोड्यूस नहीं होंगी ना? क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर नहीं एम्पलीट्यूड इतने ज्यादा होंगे, बहुत कम एम्पलीट्यूड की वेव भी बन सकती है ना। और फिर तो सर वास्तव ऊपर में नीचे वाइब्रेट करेंगी। हाँ वाइब्रेट करेगी, और जरूर नहीं कि ट्रांसवर्स वेव बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल भी जनरेट हो सकती है उसपे। ठीक है ठीक सर। है, ओके हो गया, अभी लिख लिए? हो गया क्या? हो गया, अगले पेज में जाऊं मैं? स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज पर। Yes, sir. एंड देन अब अपन आते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव में। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। इसका डेरिवेशन बताना है क्या, ये क्यों आया? मान लो ये एक आपने स्ट्रिंग ली है और यहाँ पर कोई वेव जनरेट हो रही है इस तरह से, ये स्ट्रिंग है एंड नाउ द वेव इज जनरेटिंग लाइक दैट। ठीक है, दिस इज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और ये वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है। यहाँ पे फार्मूला डेरिवेशन, फार्मूला डेरिवेशन, तो फार्मूला डेरिवेशन इस तरह से आ जाएगा, आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करो यहाँ पर के। ठीक है, अगर आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, ये ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पर का एंगल सपोज ये थीटा डिग्री का है, तो इसमें जो टेंशन फोर्स आएगा दिस इज टी एंड दिस इज टी। और तुम्हें ध्यान होगा कि ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो यहाँ पे आप इसको रिजॉल्व कर दो टेंशन फोर्स को। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। तो इसको जब रिजॉल्व कर दोगे तो आधा एंगल यहाँ पर का ये कितना बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा। और इसके जो कंपोनेंट हैं, फिर एक कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा, दिस इज टी cos थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दिस इज टी sin थीटा बाई 2। सिमिलरली ये वाला एक कंपोनेंट हो जाएगा टी sin थीटा बाई 2, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा टी cos थीटा बाई 2। तो टी cos थीटा बाई 2 वाले जो टर्म है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और मान लो स्ट्रिंग का इतने पोर्शन का मास dm है और इसकी लेंथ यहाँ पर की dl है, तो जो वेव स्पीड है, यहाँ पे जो वेव दिख रही है, जो पार्टिकल दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी स्पीड भी है यहाँ पर। तो आप इक्वेशन क्या लगाओगे, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है इस 2t sin थीटा बाई 2, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, dm इंटू v स्क्वायर के बराबर है। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मान लो थीटा बहुत स्मॉल है तो 2t sin थीटा बाई 2 नियरली थीटा बाई 2 लिख सकते हो, एंड इट इज इक्वल्स टू dm इंटू v स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 फैक्टर कैंसिल हो गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज dl डिवाइडेड बाय ये जो आर्क यहाँ पे बन रही है, इस आर्क की रेडियस कुछ आ जाएगी, है ना।
भाई एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस होती है ना, तो ये डीएल डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इतना आर लिख सकते हो। अरे समझ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स v स्क्वायर बाई आर ऐसा लिखना पड़ता है आपको। अरे समझ गए नहीं, आर इज दिस रेडियस ऑफ आर्क, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा दिस इज डीएम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इट इज टी इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीएल, बट दिस डीएम अपॉन डीएल किसके बराबर होता है, म्यू इंटू वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो ये वेव स्पीड का फार्मूला जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, बट यहाँ पे मैंने डेरिवेशन से इसको बताया, देख लो अभी समझ गए या नहीं। अरे समझ गए डेरिवेशन इसका। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, टेंशन फोर्स के सेंटर की तरफ के कंपोनेंट से, टी साइन थीटा बाई टू, 2t साइन थीटा बाई 2 से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो मास हो गया dm जो पार्ट आपने लिए स्ट्रिंग का, और जो वेव स्पीड है वो ऐसा फील हो रहा हमको कि भाई ये सर्कुलर पाथ में वहां पर के पार्टिकल घूम रहे हैं, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो v क्या है वहां पे, वेव स्पीड है। ठीक है, समझ गए ये, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। अरे समझ गए या नहीं, समझ गए, ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब पेज नंबर 6 पे जाते हैं अपन ना। ना पेज नंबर 6 अभी, हाँ पेज नंबर 6, यहाँ पे सिचुएशन ये, नाउ स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव, नेक्स्ट हेडिंग, स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्ट्रिंग में वेव की स्पीड क्या होती है वो हमने कैलकुलेट किया, अब स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो सबसे पहले इन फ्लूइड, मतलब सबसे पहले इन स्पीड ऑफ साउंड वेव का जो फार्मूला है, इट इज गिवन बाय, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय इलास्टिसिटी कांस्टेंट। अब ये 3 टाइप का होता है यहाँ पे, तो एक टर्म में लिख दूं यहाँ पे, दिस इज E डिवाइडेड बाय रो, एंड व्हाट इज E हियर, इट इज elasticity constant, it is elasticity constant of medium, and rho is density of medium, density of medium। ये 2 फैक्टर पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। तो अब रॉड में साउंड की स्पीड अलग होगी, वाटर में अलग होगी, और एयर में अलग होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, इन रॉड में जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है वो आप क्या यूज करोगे, यंग्स मॉडुलस। तो साउंड की स्पीड इन रॉड विल बी गिवन बाय यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मतलब रो इज द डेंसिटी ऑफ रॉड एंड y इज यंग्स मॉडुलस हियर, सो y इज यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। समझ गए ना, वो एक ऐड देखे होगे तुमने ट्रेन के, जो छोटे छोटे बच्चे वो खेलते रहते, फिर वो कान लगा के सुनते हैं ट्रेन की पटरियों पे, फिर आवाज आती है उनको। तो ये जो साउंड होता है ना रॉड में या फिर सॉलिड में किस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड होती है दैट इज गिवन बाय y अपॉन रो, और साउंड यहाँ पे कैसा चलेगा, लॉन्गिट्यूडनल चलेगा, नॉट द ट्रांसवर्स। कैसा चलेगा इसमें, लॉन्गिट्यूडनल। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल wave of sound in the rod, it is given by under root y upon rho। y क्या है यहाँ पे,
यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड। फिर दूसरा, इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में इलास्टिसिटी कांस्टेंट कौन सा यूज करते, बी, एंड दिस इज बल्क मॉडुलस। लिक्विड में साउंड की स्पीड विल बी गिवन बाय अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज गिवन बाय अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर हो गया? एंड देन तीसरा है बेटा फिर इसमें एयर पे। तो एयर पे जो बल्क मॉडुलस होता है, मतलब इलास्टिसिटी कांस्टेंट, तो एयर पे v इज इक्वल्स टू गिवन बाय बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है ना। एंड एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज प्रेशर के इक्वल। सो दिस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है ना, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन केस ऑफ एयर। तो ये कौन सा फार्मूला, इट इज न्यूटन्स फार्मूला, बेसिकली इट इज न्यूटन्स फार्मूला। और न्यूटन ने ये माना है कि एयर पे साउंड कैसा चलता है, एयर पे साउंड चलता है बाय न्यूटन, एयर साउंड ट्रेवल इन एयर इज साउंड ट्रेवल इन एयर इज आइसोथर्मली, आइसोथर्मली चलता है, ठीक है। यहाँ पे P क्या है बेटा, यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस है इट इज इक्वल्स टू प्रेशर, यहाँ ये प्रेशर के बराबर है एयर के लिए। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एयर पे साउंड कैसा चलता, आइसोथर्मली। बट इसके जो रिजल्ट थे वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं कर रहे थे। ये जो आंसर है यहाँ पे, मान लो एयर पे साउंड की स्पीड 340 या 350 मीटर पर सेकेंड है, तो इस फार्मूले से रिजल्ट आपके बराबर नहीं आ रहे थे। तो लैपलास ने यहाँ पे एक करेक्शन दिया। नाउ बाय लैपलास, लैपलास करेक्शन क्या है इसमें कि नहीं, साउंड ट्रेवल इन एयर, साउंड ट्रेवल इन एयर इज एडियाबेटिकली, कैसा चलता है, एडियाबेटिकली चलता है। ये किसने बताया, लैपलास ने। और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज गामा इनटू प्रेशर के बराबर होता है। तो फिर साउंड की स्पीड बाय लैपलास करेक्शन इट इज गामा इनटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, और इससे जो रिजल्ट मिले वो मैच कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो साउंड एयर पे कैसा चलता है, एडियाबेटिकली चलता है, ना कि आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का एजम्पशन किसने लिया था, न्यूटन ने लिया था। बट लैपलास ने उसमें करेक्शन दिया कि नहीं, साउंड एडियाबेटिक चलता है। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस कितना होता है, गामा इनटू पी के बराबर होता है। और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ये किसके इक्वल होता है, दिस इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी कोई डाउट है तो पूछो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। एयर पे साउंड कैसा चलता है, एडियाबेटिकली चलता है, ना कि आइसोथर्मली। स्क्रीनशॉट लो बेटा। सर वो लास्ट में क्या लिखा है, बाय लैपलास, लैपलास करेक्शन है वहां। लैपलास ने ये माना है कि साउंड कैसा चलता है, एडियाबेटिकली चलता है। और न्यूटन ने क्या लिया था कि भाई आइसोथर्मली चलता है। और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कितना होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। पेज नंबर 7।
Now this is page number 7. ठीक है, पेज नंबर 7, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम देख रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है फार्मूला? इट इज अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। व्हाट इज गामा हियर? गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, अब बताने की जरूरत नहीं है ना। एंड पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर या गैस, प्रेशर ऑफ एयर, है ना। तो ये फार्मूला हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, गामा पी अपॉन रो। तो ये याद रखो इसको। और साउंड कैसा चलता है एयर पे? एडियाबेटिकली। साउंड ट्रेवल इन एयर इज एडियाबेटिकली, ठीक है। इट इज अंडर रूट, दिस इज बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। सो बी इज हियर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से P भी इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप? nRT, इट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। तो प्रेशर विल बी गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी, so RT divided by molecular mass, so therefore pressure upon density is equals to RT upon molecular mass। अरे समझ गए? प्रेशर RT upon molecular mass समझ गए या नहीं? ये कैसे लिख दिया मैंने? यस सर। तो फिर साउंड की स्पीड का एक और फार्मूला बन जाएगा भाई। so therefore speed of sound is gamma p divided by rho लिखो, या गामा इंटू RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिखो। तो अब यहां पर बताओ मुझे, ये वैल्यू देख के, ये इक्वेशन देख के, साउंड की जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, साउंड की स्पीड एयर में कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूलर वेट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एडियाबेटिक कांस्टेंट, या नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। तो जो साउंड की स्पीड है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करने लगी भाई। एक तो नेचर ऑफ गैस, दिस इज गामा RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो m नॉट इज मॉलिक्यूलर मास एंड T is here, it is absolute temperature, ये absolute temperature है। So now this is page number 8 अब ये फार्मूला लिख दिया मैंने। If यहाँ पे एक नोट लिखना, if टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हाट इज T हियर? T इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन अपन ने क्या पढ़ा? प्रेशर इज इक्वल्स टू रो इनटू RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। और टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो P इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो देयरफॉर इफ आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स कांस्टेंट। साउंड की स्पीड कैसी बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अगर आप एयर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो फिर प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ती है, ध्यान रखना। तो जनरली एक गड़बड़ करते बच्चे कि भाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड देन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। प्रेशर बढ़ाएंगे,
आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सिर्फ प्रेशर बढ़ाओगे आइसोथर्मल कंडीशन में तो साउंड की स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी बढ़ती है, और प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ी मतलब वो दोनों एक दूसरे को कट कर दिए, तो जो साउंड की स्पीड रहेगी वो कैसी बनी रहेगी? यहाँ पे कांस्टेंट बनी रहेगी। ध्यान रखना। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ यस गए? सर समझ गए। हाँ, तो एक ये गड़बड़ करते बच्चे, प्रेशर बढ़ाने से साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रूट के अंदर, तो क्या करते हैं कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। नहीं, पहले आपको सोचना कि कंडीशन क्या दी है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ गए या नहीं? ठीक है, तो कंडीशन सोच के आपको आंसर लिखना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके आंसर लिखना है। ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक है, देन पेज नंबर 9 एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक और मिस्टेक करते हैं, एक जो कॉमन मिस्टेक होती वो भी मैं बता दूं यहाँ पे। एक्चुअली साउंड की जो स्पीड होती है एयर पे, ये लगभग 330 मीटर पर सेकंड से 340 मीटर पर सेकंड तक ली जाती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हाँ, अब मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया मैंने, नाउ फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस में साउंड की स्पीड आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन मिस्टेक करते बच्चे, वो देखो। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिखोगे गामा आर टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब वैल्यू पुट करोगे तो एक कॉमन मिस्टेक होती है। सबसे पहले गामा तो बहुत आसान है, हीलियम कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। अरे हीलियम कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक ना। यस सर। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? कितनी होती है जल्दी बताओ। 4/3 की क्या होती है? 5/3। 5/3। हाँ, इट इज 5/3 है ना। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यू आएगी आपकी 5/3। गैस कांस्टेंट आपने 8.314 फिर जूल पर मोल पर केल्विन आपने लिखा, इनटू टेम्परेचर कितना लिखोगे यहाँ पे? 300 केल्विन। हाँ, एक कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि 27 पुट कर देते। नहीं भैया, ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब आपको केल्विन में लिखना है, तो केल्विन में मतलब 300 केल्विन बन गया। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? यस सर। फिर अगली मिस्टेक एक और, मॉलिक्यूलर वेट में। हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास 4 क्या, कुछ यूनिट होगी? ग्राम पर मोल। हाँ, दिस इज 4 ग्राम पर मोल है ये। हाँ, और यहाँ पे आप एसआई सिस्टम, ये पूरा डेटा आपने एसआई सिस्टम में लिखा, तो जो ग्राम है उसको कन्वर्ट करो ना भैया। इट इज 4 into 10⁻³ kg पर मोल। तो एक्चुअल में 4 नहीं लिखना आपको, इट इज 4 into 10⁻³ kg पर मोल आपको लिखना है। तो अब पूरा डेटा आपका एसआई सिस्टम पे हो गया। देखो, ये केल्विन से केल्विन कट गया, फिर आपका ये मोल से मोल कट गया, एंड जूल पर केजी बचेगा। तो जूल क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली अब आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, इट इज 5 into 8.314 into 300 डिवाइडेड बाय 3 into 4 into 10⁻³ और फाइनली अब आपका आंसर काय में आएगा? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे दो जगह मिस्टेक होती है, एक मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू लिखते टाइम और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है और मॉलिक्यूलर मास को केजी पर मोल में लिखना है, और आप फिर आंसर निकालोगे। ठीक है, तो केयरफुल रहना यहाँ पे। अरे समझ गए या नहीं? यस सर समझ गए। यस सर। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। कौन से नंबर का पेज है ये? 9।
9। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? हो गया बेटा, अभी समझ गए? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए